हेलो एवरीवन। मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद रीटा में। एमपीपीएससी 2020 का जो प्री का सिलेबस है आयोग से संबंधित, उसमें केक के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, सारा समझा दिया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है। तो इसका प्रधान होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सी इसका राइट आंसर। दूसरा है केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किस में निहित है। तो वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में ही केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे नियंत्रक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो वो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या पूछा उसने कि लेखाकरण की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो वो होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। तो बताइए आप, संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, या संघ या राज्य सरकार दोनों के लिए, या फोर्थ ऑप्शन है ना संघ सरकार के लिए और नहीं राज्य सरकार के लिए। तो ये दोनों ही सरकारों के लिए क्या करता है, लेखाकार के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है, कार्यपालिका के, व्यवस्थापिका के, या फिर न्यायपालिका के, या उपयुक्त सभी के। बताइए किसके। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वो आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। लोकसभा करती है कि प्रधानमंत्री, कि राष्ट्रपति, या वित्त मंत्री। तो इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। संसदीय अधिनियम द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, संविधान द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया था मैंने कि अनुच्छेद 148 के तहत इसका गठन किया गया था। तो इसका सृजन किसके द्वारा हो जाएगा, संविधान के द्वारा। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सेवानिवृत्ति होती है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये कार्यकाल पूछ रहा है आपसे कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो बताइए 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष, 5 वर्ष या 62 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष। तो ये हो जाएगा 6 वर्ष और या 65 वर्ष। भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान की किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। अनुच्छेद 63 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत, अनुच्छेद 148 के तहत, या अनुच्छेद 280 के तहत। तो उसकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 148 के तहत। भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है। संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, भारत की संसद के दोनों सदनों के संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। तो ये किसके द्वारा हटा जाते हैं, ये हटा जाते हैं भारत में संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद मुक्त किसके द्वारा किया जाता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, या सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केक जो होता है वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है, उसी के समकक्ष होता है, सारे वेतन भत्ते उसी के जैसे मिलते हैं, और हटाने की प्रक्रिया भी किसके समान होती है, तो ये होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान।
किन आधारों पर दोष सिद्ध करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? कदाचार के आधार पर, अक्षमता के आधार पर, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों आधारों पर हटाया जा सकता है, कदाचार के आधार पर भी और अक्षमता के आधार पर भी। निम्न में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है? तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि केक जो होता है उसे रिटायरमेंट के बाद सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब मैं आपको एक अभियान के बारे में बता देती हूँ जो मैंने चलाया है। तो यूट्यूब पे जितने भी हमारे भारतीय यूट्यूबर्स हैं, प्लीज़ उन्हें 1,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचने में मदद कीजिए। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये मैंने बताया था कि ये जो आप पहले ऑप्शन देख लीजिए, के संथानम, महावीर त्यागी, के चंद्रा या फिर JP शेटल। तो मैंने आपको के चंद्रा का नाम बताया था कि ये जो थे इनका पद विवादित था, क्योंकि ये रिटायरमेंट के बाद इन्हें वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है किसे? लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को या राष्ट्रपति को? तो भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक किसे देगा? राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देगा, यानी कि जो रिपोर्ट दी जाती है वो प्रतिवेदन के रूप में दी जाती है। भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति या विशेषाधिकार समिति? तो ये काम करती है लोक लेखा समिति। दोनों रिपोर्ट आखिरी में किसके पास जाती है? लोक लेखा समिति के पास। भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक निम्न में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? तो ये काम करता है लोक लेखा समिति के दार्शनिक निर्देशक के रूप में कार्य करता है। भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? केग लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है, केग लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, केग की अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सहविस्तृत है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो क्या है कि लोकसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है, शक्तियों के साथ सहविस्तृत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक, क्योंकि लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है, बस यही वाला, क्योंकि ना तो ये लोकसभा का सदस्य होता है और न ही राज्यसभा का सदस्य होता है, इसलिए ये बैठकों में भाग नहीं लेगा। और संघ सरकार की शक्तियों के साथ सह विस्तृत है, तो केग को इतनी शक्ति नहीं है कि वो संघ सरकार की शक्तियों के समान अपनी शक्तियों का उपयोग कर पाए। तो केवल एक ही आंसर इसका राइट हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? उच्चतम न्यायालय की, भारत के राष्ट्रपति की, संसद की या राष्ट्रीय विकास परिषद की? तो इसकी जिम्मेदारी होती है आखिरी में संसद की। क्या भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक पद ग्रहण की पूर्व शपथ लेता है? हाँ, लेता है, क्योंकि इसकी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? तो ये हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। कौन स्वायत्त शासी जिला तथा क्षेत्रीय परिषद के निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा कराएगा? तो ये भी हो जाएगा कौन? भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, सही है। केग का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे बने रहने के लिए पात्र होता है। उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जा सकता है। तो ये भी सही है। सी वाला भी, केग का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, ये भी सही है। तो ये जो बी वाला है ये गलत है कि रिटायरमेंट के बाद वह सरकार के पद पर बने नहीं रह सकता। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? आकस्मिकता निधियों तथा लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र राज्य सरकारों के लेन देनों का लेखा परीक्षा करना, रक्षा लेखाओं का संकलन करना, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखा
की लेखा परीक्षा करना और राज्यों की लेखाओं का संकलन करना। तो क्या है, बी वाला जो आंसर है, रक्षा लेखाओं का संकलन करना, इसका कार्य नहीं होता है। तो ये हमारे सारे आज केक से संबंधित एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं जो बुक में दिए थे। अब मैं अपने पास से आपको और बना करके कुछ प्रोवाइड करवा दूंगी। तो प्लीज़ आप ये वाला वीडियो भी देख लीजिए और प्रीवियस वीडियो जो मैं 2 करवा चुकी हूँ आप वो भी देख लीजिए, ताकि आपको एमसीक्यूज लगाने में आसानी होगी। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।